तो भाई एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है एक पब्लिक एरिया का सीन जहां पर न्यूज चल रही होती है और एक बंदा कहता है ब्रेकिंग न्यूज। तो ये बात हमारे सामने आ रही है कि कैप्टन यो जिन वू जो कि एक हीरो स्ट्राइट्स का एक कैप्टन है, उसने अपने गिल्ड की सारी जिम्मेदारियों को दे दिया है अपनी छोटी बेटी के हाथों में और इसी के बारे में सारी तरफ वही न्यूज चल रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है योनवा के घर का सीन जहाँ पर वह अंदर बैठी हुई काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और वह गुस्से में आकर अपने हाथ में पहनी हुई एक घड़ी को बेड पर फेंक देती है और कहती है सीरियसली आखिर ये सब क्या हो रहा है, मेरे पास पहले ही काफी सारी चीजें हैं सोचने के लिए और अब ये। फिर वह जाकर बेड पर लेट जाती है और वह इधर उधर रोल होते हुए कहती है आखिर मुझे अब इसके बारे में क्या करना चाहिए। तभी न्यूज रिपोर्टर कहता है अगली न्यूज है हाल ही में हुई है एक हीरो की मौत जिसका नाम है चा जिनियोन। हालांकि उसके दादाजी ने लड़ते रहने के लिए कहा है और वह इन न्यूज को सुनकर वह शांत हो जाती है। फिर वह सोचते हुए कहती है कि उन्होंने कहा था कि कोई कल्प्रेट जो है वह एक ड्यूमैनिक ह्यूमन है। मेरा भाई वह ज्यादा ही पिटफुल है और अरे नहीं, अभी मेरे पास सेंटिमेंटल होने का कोई टाइम नहीं है। इन्फॉर्मेशन लीक होने के बारे में जैसी डिटेल दी गई है उनके अनुसार तो इस सारे मामले का कल्प्रेट वाइस कैप्टन के फैक्शन का कोई बंदा हो सकता है। हमें किसी भी ऐसे हमले के लिए तैयार रहना चाहिए था। मैं भरोसा नहीं कर सकती, आखिरकार मैं कैसे अनदेखा कर सकती हूँ कि कोई भी दुश्मन हमारे अंदर भी हो सकता है, मतलब कि हम में से कोई एक हो सकता है। तब वह एक दूसरी लड़की पे शक करते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगा था, मुझे ये तो पता था कि वह मेरे पिता से काफी ज्यादा जलती है और वह धीरे धीरे इन्फ्लुएंस गेन कर रही है और उसने कोई ऑब्वियस मूव भी नहीं चला था जिसकी वजह से मैं भी गार्ड डाउन कर लिया था। चा जिनियोन की मौत के बाद उसके दादा को तो धक्का लगा ही है और ये खतरनाक झटका हमारे लिए भी है क्योंकि हम उनके क्लैन के अंडर आते हैं। हालांकि हीरो स्टेयर्स और मेरे डैड जो कि इसके कैप्टन है वे भी इससे नहीं भाग सकते। एक इस तरह की सिचुएशन में जिसने गिल्ड को पूरी तरीके से अंदर से हिला दिया है, ऐसी सिचुएशन में तो हम एक साथ कह सकते हैं कि आखिरकार हम एक साथ मर सकते हैं। ऐसा होने के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आखिरकार ये इसी समय क्यों होना था? मेरा तो सिर्फ फटा जा रहा है, क्या उन बास्टर्ड्स को किसी ने रुपये दिए थे या फिर वे अलग होकर कोई नया गिल्ड बनाने की सोच रहे हैं? तभी उसे बाहर से आवाज आती है और जहाँ पर एक गार्ड कहता है मैम आपसे कोई मिलना चाहता है। फिर वह कहती है शायद वह कोई रिपोर्टर होगा, उसे बाहर भेज दो। फिर गार्ड कहता है नहीं मैम ऐसा नहीं है, वह कोई रिपोर्टर नहीं है बल्कि वह एक स्टूडेंट है, मैंने उसकी आइडेंटिटी भी कन्फर्म की है, वह एक स्टूडेंट ही है। वह कह रहा था कि वह आपको जानता है और वह आपका कलीग भी है और उसका नाम क्या था? हाँ किम हांजी। जिसे सुनकर उसकी आंखें चौड़ जाती हैं। फिर गार्ड पूछता है क्या हमें अंदर आ जाने चाहिए मैम? फिर वह कहती है नहीं रुको बाहर ही जरा, मैं ही बाहर आती हूँ। फिर योनवा गेट को खोलकर बाहर आने लगते हैं। वहां पर उसे दिखाई देता है हाँ जी भी योनवा को देखकर कहता है तो ये रही तुम्हारी ब्लड्स की डिलीवरी। वह पूछती भी आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है, लेकिन जब वह पैकेट को खोलकर देखती है वहां पर पड़े होते हैं चिकन लेग पीस, कोका कोला कैन और भी काफी सारे स्नैक्स, जिसे देखकर तो उसके मुंह में लार आ जाती है लेकिन तुरंत ही रियलाइज कर लेती है कि अभी वह खुले में है और इन चीजों को नहीं ले सकती। फिर वह चिल्लाते हुए कहती है आखिर मैं तुमसे कितनी बार कहूँ मुझे ये चीजें नहीं पसंद। वैसे मैं इसे फेंकने तो वाली नहीं हूँ। तभी हाँ जी कहता है ठीक है जैसा चाहो वैसा करो। फिर वह पूछती है क्या तुम मुझे इसे ही देने आए थे? फिर वह कहता है नहीं, यह तब के लिए है जब तुम दिमाग से पूरी तरह थक जाओ और तुम्हें कुछ भी खाने का मन ना करे। और ये लो। फिर वह योहान को एक लिफाफा पकड़ाता है। वह भी पूछती है आखिरकार इसमें क्या है? तभी हांजी कहता है तुम एक बार इसे खोलो तो सही, अपने आप पता चल जाएगा। जब वह इसे खोलकर पढ़ती है तो वहां पर लिखा होता है ट्रस्ट एजेंसी। उसे पढ़ने में वह नाम काफी अजीब सा लगता है लेकिन जब वह उस लिफाफा खोलकर अंदर पढ़ती है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाती है। उसमें ऐसे लोगों की लिस्ट होती है जिन्होंने प्लान किया था योहान को उसकी अथॉरिटी स्कैंडल में अब्यूज करने के लिए। प्लानर फर्स्ट पार्क सेंगू, इसने योजिनवुंग फैमिली के जितने भी काले कारनामे थे उसे सीक्रेटली रिकॉर्ड किया और एक पर्सनल डाटाबेस पर अपलोड किया। उसकी पब्लिक रेपुटेशन के अलावा वह काफी ज्यादा लालची है और उसने वाइस कैप्टन के साथ मिलकर ना जाने कितने इलीगल रेड्स को किया है डंजन में। और यहाँ पर एक वीडियो एविडेंस भी है जिसमें बताया गया है कि उसने डिमोनिक ह्यूमंस के साथ मिलकर एक डील की है पेंडिमोनियम में, जहाँ पर युहान के तो हाथ कांप रहे होते हैं उन सारे डिटेल्स को देखकर। और वह कहती है आखिरकार तुम्हें ये कहाँ से मिले? तभी हमारा हांजी उसे देखकर कहता है तुम्हें ये सब पढ़कर ऐसा लगा ना जैसे कोई बुलेट लगी हो तुम्हारे, और मैंने वीडियो मटेरियल को यूएसबी में डालकर तुम्हारे उसी में अटैच कर दिया है। पीछे वह उसे हांजी को रोकने की कोशिश करती है और उसकी तरफ देखती रह जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं न्यूज रिपोर्टर का सीन जो कि बताती है यह काफी तगड़ा ब्लैकलिस्ट हो सकता है। वॉयलेंस, गिल्ड की सपोर्ट की रिक्वेस्ट को नहीं मानना, अनरिपोर्टेड डंजन्स की रेड और टैक्स की चोरी। युनवा ने काफी सारे एविडेंस को दिया है वाइस कैप्टन के खिलाफ जिसमें उसके सारे काले कारनामे हैं। बड़ी आग ने छोटी आग को निगल लिया। गिल्ड की जो सड़ी हुई रूट्स थी उनको निकालने के बाद अब जो रह गया है वह रह गया है सिर्फ गिल्ड का राइज होना और युनवा इसे करके दिखाएगी। तभी हम देखते हैं छोटी और प्यारी इवेंगल का सीन जो कि पूछ रही होती है हाँ जी आखिर इस सब का क्या मतलब है? एमसी भी बताता है कि इसका मतलब है कि लोगों ने कुछ गंदे कारण किए हैं। इवेंगल भी उसकी बात सुनकर
चौंक जाती है। तभी हांजी के पास एक मैसेज आता है जो कि यो योनहा की तरफ से होता है। वह थैंक यू कह रही होती है और पूछ भी रही होती है आखिरकार उसे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। हांजी भी रिप्लाई देते हुए कहता है कि ये सब ठीक है, वैसे भी तुमने जो काम मेरे लिए किया था मैंने उसका रिटर्न ही किया है। योनहा कहती है तुम तो मुझे जानती ही हो, मैं कोई ऐसे पर्सन नहीं हूँ जो कि किसी का उधार रखूं और मैं तुम्हारी इस हेल्प को कभी नहीं भूलूंगी। बट बाय द वे, क्या तुम बीमार हो या कुछ और बात है तुम्हारे साथ? तुम मुझे आज काफी ज्यादा कमजोर से लग रहे थे। हांजी भी कह देता है ऐसा कुछ नहीं है। इवेंगल भी पूछती है हांजी क्या तुम ठीक हो? हांजी उसको गोद में ऊपर उठाते हुए कहता है हाँ मुझे क्या हो सकता है। इवेंगल कहते क्या सच में? हांजी भी खुश होते हुए कहता है हाँ तुम इवेंगल और वह वाइटी दोनों मेरे साथ हो, मैं तो भाई अच्छे से भी अच्छा हूँ। पर हांजी अपने मन में सोच रहा होता है ये आधा सच है, अगर मेरे पास इवेंगल नहीं होती तो चीजें इससे भी ज्यादा कठिन हो सकती थी। तभी उसकी वॉच पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि कांग्रेस तुमने टॉप 100 की रैंकिंग में आ चुके हो। तभी हांजी कहता है क्या सच में यह तुम हो रेचल? और बताता है कि रेचल ने अपने थर्ड प्लेस को मेंटेन किया और वो दोनों तो आने ही थे फर्स्ट और सेकंड प्लेस पर। एक्चुअली मैं चायन आयुन के कॉम्बैक्ट में हार गया था, लेकिन क्योंकि मेरे थ्योरी ग्रेड के एक्सीलेंट नंबर आए थे तो मेरी ओवरऑल रैंकिंग काफी हाई गई है। हांजी उसे मैसेज करते हुए कहता है तुम्हारा थैंक यू, और वैसे भी तुमने सक्सेसफुली अपनी रैंक को डिफेंड किया है। तभी रेचल मैसेज करते हुए कहती है हाँ थैंक यू, वैसे मैं पूछना चाह रही थी आखिर तुम इंग्लैंड कब आ रहे हो? ये अच्छा होगा अगर तुम छुट्टियों के खत्म होने से पहले ही यहाँ पर आओ। फिर हमारा हांजी सोचने लगता है हाँ भाई छुट्टियां खत्म होने का आई है और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, काफी सारी चीजें एक साथ घटित हुई हैं, सारे स्टूडेंट हुए, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे रेचल को स्पिरिट आर्ट में प्रोफिशिएंट बनाना होगा। मैं सिर्फ बेसिक्स को ही पढ़ा सकता हूँ, इसलिए मुझे इसके लिए काफी अच्छा टीचर ढूंढना होगा। फिर रेचल को एक मैसेज मिलता है हांजी की तरफ से जिसमें उसने लिखा होता है मैं इंग्लैंड नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। जिसे पढ़कर वह काफी ज्यादा उदास हो जाती है। मैसेज भेजती है कि हाँ अच्छा है ठीक है, पर ये काफी ज्यादा बुरा हुआ। और दोबारा मैसेज भेजते हुए कहता है कि मैं अगली बार डेफिनेटली आऊंगा और तब तक के लिए बाय बाय। तब वह एवेंगल से कहता है एवेंगल तुमने कहा था कि तुम न्यूज को देखने के बाद पढ़ाई को चालू कर दोगी, लेकिन तुम क्या कर रही हो? और वह हम देखते हैं एवेंगल जो कि वाइट के साथ खेल रही होती है और वह एवेंगल इरिटेट होते हुए कहते हैं क्या तुम मेरे साथ पढ़ोगे? हांजी भी मुस्कुराते हुए कह देता हाँ क्यों नहीं, मैं भी तो आर्ट टीचर तो हूँ। और वह बताता है कि आखिरकार वह एक चाइल्ड ही तो है तो उसके लिए खेलना तो अच्छा ही है, लेकिन मैं उसकी बेसिक पढ़ाई और एक विच की ट्रेनिंग को नेगलेक्ट नहीं कर सकता। आखिर किसको पता यह आगे चलकर ह्यूमैनिटी की एक काफी तगड़ी हुब बनी। और वह सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रेचल का सीन जो कि बेड पर लौट रही होती है और सोच रही होती है आखिर यह कैसा तरीका था फेयरवेल देने का, और वह किम हांजी के मैसेज को ही देख रही होती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। अगला चैप्टर आएगा अगले हफ्ते में, तब तक के लिए बाय बाय।